तो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, आज है 2 दिसंबर और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए। और अब जो है टाइम आ चुका है आपके तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने की, और डेली इन सेशंस को अटेंड करिए, क्योंकि अब देखिए ये दिसंबर मंथ चल रहा है, यानी टोटल आपके पास 1 मंथ ही लगभग बचा हुआ है। और इस एक महीने को कैसे आप अपना बेस्ट जो है दे के और इसमें तैयारी करके जेआरएफ हासिल कर सकते हैं, अब इसके बारे में आपको सोचना होगा। तो बिल्कुल भी अब जो है आपको ढिलाई नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को रखिए। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के पेपर 1 पर फोकस करते हैं, पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस सबका मिक्स जो है हम ले आते हैं। किसी सेशन में इजी होंगे, किसी में मॉडरेट, तो किसी सेशन में टफ होंगे। तो अभ्यास सीरीज से जुड़े रहिए। अभी तक हमारे 80 से ऊपर सेशंस आ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके और सारे सेशंस अटेंड करिए और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना आंसर भी दिया करिए। आज का ये 2 दिसंबर का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज द रोल ऑफ टीचर प्राइमरीली दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर प्रोमोटिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से एक सहायक के रूप में होती है, जो आत्मनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। पहला है लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि, तीसरा ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक मेथड या सूत्रधार विधि, और चौथा ऑप्शन है एक्सपोजिटरी मेथड या व्याख्यानात्मक विधि। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाके और मेंशन कर दीजिए कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। और देखिए, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, लाइव चैट में नहीं। कमेंट करेंगे तो इससे आपको भी क्या होगा कि एक्टिवनेस महसूस होगी, एक्टिव रहेंगे आप क्लास में। और दूसरी चीज़ कि आपको जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पर आंसर करने का जो आदत है वो डेवलप कर पाएंगे। तो साथ साथ आंसर करते रहिए, है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक ऑप्शन डिस्कस करना। देखिए, अगर मैं लेक्चर मेथड के बारे में बात करूँ, पहले से ही पता है आपको कि लेक्चर मेथड में डायरेक्ट टीचिंग जो है किया जाता है, और यहाँ टीचर जो है कंटेंट को डिलीवर करते हैं, उस पर ही इनका पूरा फोकस होता है, कंटेंट डिलीवरी पे। और बाकी इसके अलावा दूसरे पहलुओं पर ध्यान नहीं होता है। और स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर निष्क्रिय होते हैं। तो टीचर जो है ये एक डिसएमिनेटर के तौर पे काम करता है, ना कि फैसिलिटेटर के तौर पे। अच्छा, डिसएमिनेटर मतलब क्या हो गया? डिसएमिनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, यानी बांटना, यानी जो नॉलेज है वो टीचर ने बांट दिया। लेकिन फैसिलिटेट करना मतलब आप हेल्प करते हो जहाँ जरूरत होती है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। प्रोजेक्ट मेथड अगर देखें तो इसमें स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्टिव रोल में रहते हैं लर्निंग के प्रोजेक्ट के थ्रू, है ना। लेकिन ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे फोकस नहीं होता है जितना कि ह्यूरिस्टिक मेथड में होता है। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट मेथड में जो टीचर होंगे उनकी आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट देने के बाद भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है वो सब कुछ जो है कल पहले टीचर करके दिखाएंगे वो प्रोजेक्ट, जो परियोजना होगी, और उसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है टीचर का रोल जो है ना वो भी एक्टिव होता है उतना ही जितना स्टूडेंट्स का होता है, इसलिए प्रोजेक्ट मेथड भी नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है फैसिलिटेटर के तौर पर और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए कह रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है? इस मेथड में जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे, गाइड के तौर पे काम करते हैं, स्टूडेंट्स को नॉलेज डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं, है ना। बस जहाँ जरूरत होती है वहीं पर हेल्प करते हैं, बाकी सारा काम जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट्स करते रहते हैं। यहाँ पर जो समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो भी डेवलप होता है, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बच्चा जो है वो विचार कर पाता है, और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड। एक्सपोजिटरी मेथड बिल्कुल लेक्चर मेथड की तरह ही होता है, और इसमें भी स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि जो भी कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर्ड रूप से आप तक डिलीवर कर दिया जाए। और इसमें भी टीचर का एक्टिव रोल होता है, स्टूडेंट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं इस लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता इतना, और टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है, ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च इज यूज्ड टू। बताइए, अनुसंधान में त्रिकोणीयकरण का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए, किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है वैलिडेट फाइंडिंग्स थ्रू मल्टीपल मेथड्स और सोर्सेज, यानी विभिन्न तरीकों या स्रोतों के माध्यम से निष्कर्षों को मान्य करना। दूसरा ऑप्शन है एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी चर के बीच कारण संबंध स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर स्टडी, यानी आगे के अध्ययन के लिए परिकल्पना तैयार करना। या फिर चौथा ऑप्शन है रिड्यूस सैम्पलिंग एरर्स इन क्वांटिटेटिव स्टडीज, यानी मात्रात्मक अध्ययन में नमूनाकरण त्रुटियों को कम करना। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको क्या लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख के कि ट्रायंगुलेशन का यूज हम क्यों करते हैं रिसर्च में।
इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है और मैं एक एक ऑप्शन आपके साथ एज यूजुअल डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आपने जाके इसका कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दे दिया हो। पहले अगर ऑप्शन को हम देखें तो ये कह रहा है वैलिडेट फाइंडिंग थ्रू मल्टीपल मेथड्स और सोर्सेस, है ना। तो ये मेथड जो होता है ट्रायंगुलेशन, इसको हम यूज करते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, याद रखिएगा। यानी आप कई मेथड्स का यूज करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक कर सके कि वो सही है कि नहीं, या फिर अलग अलग मेथड से भी टेस्ट करने पर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। तो अलग अलग डेटा सोर्स, अलग अलग डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, इनको यूज करते हैं ताकि एक्यूरेसी को जांच सके हम। रिसर्च की जो रिलायबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, इसको और ज्यादा सुदृढ़ कर सके, और इसी के लिए इसका यूज होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वही सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न तरीकों या स्रोतों के माध्यम से निष्कर्षों को मान्य करना, वैलिडेट फाइंडिंग्स थ्रू मल्टीपल मेथड्स और सोर्सेज। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को स्टैब्लिश करना। तो देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या को रिलेशनल स्टडीज में किया जाता है, ट्रायंगुलेशन के थ्रू नहीं किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है ना, उसमें ये किया जाता है, तो ये नहीं होगा। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना फर्दर स्टडी के लिए, तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस वाले स्टेप में, तो एक स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, डेटा कलेक्शन से पहले ये होता है। और ट्रायंगुलेशन जो है ना, ये रिजल्ट को वैलिडेट करने की बात करता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करना क्वांटिटेटिव स्टडी में, तो ट्रायंगुलेशन जो है ना, ये स्पेसिफिकली एम नहीं करता है किसी भी प्रकार के सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने के बारे में। हाँ, इनडायरेक्टली एक्यूरेसी को जरूर इंप्रूव करता है, लेकिन सैम्पलिंग एरर से इसका कोई लेन देन नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। नहीं दिया तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ, काइंडली जो है जाके नीचे कमेंट करिए। हर क्वेश्चन के लिए कमेंट करना आपका आवश्यक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। द शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट अकाउंट फॉर। जो शैनन वीवर संचार मॉडल है, ये किसकी व्याख्या नहीं करता है? पहला ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी संचार प्रक्रिया में शोर की उपस्थिति। दूसरा ऑप्शन है फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर, यानी प्राप्तकर्ता से प्रेषक को प्रतिक्रिया। तीसरा ऑप्शन है द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस, यानी संदेशों का एनकोडिंग और डिकोडिंग। और चौथा ऑप्शन है लीनियर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, यानी संदेशों का रैखिक प्रसारण। बताइए, इनमें से शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इनमें से किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, किसकी व्याख्या नहीं करता है? एक एक ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन करना है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, और आपको क्या लग रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसको भी वहां पर मेंशन कर देना है ना। पहला ऑप्शन अगर हम देखें, ए द प्रेजेंस ऑफ नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो देखिए, ये जो मॉडल है ना, जो शैनन वीवर मॉडल है ना, वो नॉइज के लिए ही जाना जाता है, और ये कह रहा है डज नॉट अकाउंट फॉर, यानी किसकी व्याख्या नहीं करता है। नॉइज जो है शैनन वीवर मॉडल में ही पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, नॉइज का कॉन्सेप्ट या इंटरफेरेंस का कम्युनिकेशन प्रोसेस में कॉन्सेप्ट जो है, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। अच्छा, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज तो होता ही है, बिना एनकोडिंग बिना डिकोडिंग के, चाहे वो वन वे प्रोसेस हो, चाहे एक तरफा प्रक्रिया हो, जैसे कि शैनन वीवर मॉडल है तो ये वन वे प्रोसेस है ना, और चाहे आपके जो है टू वे प्रोसेस हो, है ना, जिसमें फीडबैक भी शामिल होता है, अगर वो भी अगर हो, है ना, यानी जिसे स्ट्रैम्स मॉडल हम कहते हैं या स्क्रैम्स मॉडल, इसमें टू वे प्रोसेस होता है, तो चाहे ये हो चाहे वो, लेकिन आपको एनकोडिंग डिकोडिंग तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये भी इसका जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है, और इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। लीनियर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बिल्कुल सही है। वन वे मेथड का मतलब क्या हो गया? लीनियरिटी, रैखिक प्रसारण होता है, यानी इसमें फीडबैक शामिल नहीं होता, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पर नहीं पूछा, इसलिए ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर, देखिए, जो शैनन वीवर मॉडल है, इसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो स्क्रैम्स मॉडल में आया। शैनन वीवर मॉडल में नॉइज वाला कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि लीनियर मॉडल होता है ये शैनन वीवर मॉडल। इसका फोकस सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दिया, उतना ही बहुत है। फीडबैक इसमें नहीं होता है, और इसीलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो है अभी की जो जरूरत है, यानी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ये लैक करता है, और इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है ना। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस टाइप के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, मैंने अपने जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें भी कराए हैं, और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। चार यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, बताना है आपको कि इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा ऑप्शन है एडोबी का फोटोशॉप, तीसरा ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, और चौथा ऑप्शन है ओरेकल का डेटाबेस।
इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? देखिए, अगर हम बात करें एक-एक ऑप्शन की, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। प्रश्न आसान है और मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है इसका सही उत्तर देंगे, है ना? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप और ओरेकल डेटाबेस जो है ना, ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप और ओरेकल डेटाबेस, ये तीनों जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। अब ये आप कहोगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनीज होती हैं वो ओन करती हैं, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो इसको माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है वो ओन करती है। वो इसका जो है उनके पास पूरा का पूरा राइट है और वही सब सारी कुछ डील करते हैं। एडोबी फोटोशॉप जो है एडोबी द्वारा इसको हैंडल किया जाता है और वो इनका प्राइवेट सॉफ्टवेयर है अपना एडोबी फोटोशॉप, इसके लिए चार्ज भी ये लेते हैं। सेम ओरेकल डेटाबेस के लिए भी है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है ना, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, आपको याद होगा। आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें मोजिला नाम का एक ब्राउज़र आपने यूज़ किया होगा जिसमें एक फॉक्स बना होता है उसके एक लोगो में, है ना? तो ये वही मोजिला फायरफॉक्स है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या होता है ओपन सोर्स का? इसका मतलब है कि इसका जो सोर्स कोड है ना, ये फ्रीली अवेलेबल होता है। मतलब आप इसका फोर्क बना सकते हैं, फोर्क होता है ये, इसको ये बना सकते हैं आप अपना अपना वर्जन भी बना सकते हैं इसको यूज़ करके, इसके सोर्स कोड को यूज़ करके। इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी होता है, यानी इसके बारे में सब कुछ पता होता है, पब्लिक डोमेन में होता है और ये जो है ना फंडिंग के थ्रू चलता है, यानी आप और हम मिलके ही इसको फंड करते हैं। तो ये मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शंस का सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी सब प्रोप्राइटरी प्राइवेट सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपसे चार्ज लेते हैं इनको यूज़ करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? बार-बार इससे क्वेश्चन एनटीए भी पूछ चुका है और बार-बार क्वेश्चन मैं भी कराता आया हूँ इससे। रूसा जो है इसका प्राइमरी फोकस क्या है? पहला है इंश्योरिंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। तीसरा ऑप्शन है फंडिंग एंड रिफॉर्मिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज यानी राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित कर और सुधारना। और चौथा ऑप्शन है प्रोमोटिंग स्किल बेस्ड एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार के लिए कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा फॉर रूसा या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होना चाहिए वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पहले मेंशन करना है और मैं एक एक ऑप्शन डिस्कस करता हूं आपके साथ। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें हम, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को इंश्योर करना। देखिए, रूसा का फोकस कभी भी प्राइमरी एजुकेशन रहा ही नहीं है और ना ही रहेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के ऊपर इसका फोकस है। तो ये तो सर्व शिक्षा अभियान का यहाँ पर फोकस है, इंश्योरिंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। रूसा का नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगेन रूसा का फोकस सेकेंडरी एजुकेशन भी नहीं है ना, हायर एजुकेशन है। तीसरा ऑप्शन है फंडिंग एंड रिफॉर्मिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रूसा का जो मुख्य लक्ष्य था वो राज्य विश्वविद्यालयों यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज को फंडिंग करना, रिफॉर्म करना था, है ना, और उनके डेवलपमेंट में काम करना था, उनकी जो गुणवत्ता है उसको सुधार करना था, उसके जो उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की गुणवत्ता है उसको सुधार करना था, खासतौर से स्टेट यूनिवर्सिटीज में। और इसीलिए सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन है स्किल बेस्ड एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। तो देखिए, रूसा का प्राइमरी एम कभी भी स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे स्किल इंडिया, है ना, स्किल इंडिया इनिशिएटिव चला हुआ है जो आपका कौशल कौशल विकास में काम करता है। इसके साथ साथ आप जो है वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं एट यूनिवर्सिटी लेवल, और इसलिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर्स टू। ये कई बार क्वेश्चन में करा चुका हूँ। इकोसिस्टम का कैरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र का वहन क्षमता का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय क्षरण के बिना एक पारिस्थितिकी तंत्र जितनी जनसंख्या का समर्थन कर सकता है, द टोटल पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। दूसरा ऑप्शन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड इकोसिस्टम कैन स्टोर, यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र जितना अधिकतम पानी संग्रहित कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिकवर आफ्टर डिस्टर्बेंसेस, यानी गड़बड़ी के बाद एक पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्प्राप्ति की क्षमता। और चौथा ऑप्शन है द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा फॉर एन इकोसिस्टम कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ये। देखिए, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए जाके, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक ऑप्शन डिस्कस करना।
देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जरूरी है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी से बायोडाइवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए ये नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी कैरिंग कैपेसिटी नहीं कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी इसका लेन देन नहीं है। द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिकवर आफ्टर डिस्टर्बेंसेस। देखिए इकोसिस्टम जो है इसकी रिकवरी कैपेसिटी ये दर्शाता है ना। ये होता है रिकवरी कैपेसिटी, ना कि कैरिंग कैपेसिटी। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एन इकोसिस्टम कैन स्टोर। तो ये जो है ना वाटर स्टोरेज के बारे में है, वाटर स्टोरेज के बारे में, ना कि कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो ये भी नहीं होगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टोटल पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरणीय क्षरण के बिना, बिना पर्यावरण को नुकसान किए बिना एक इकोसिस्टम जो है वो कितनी जनसंख्या का समर्थन कर सकता है, कितने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, इसी को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज कोई भी स्पीसीज का जो एक इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सपोर्ट कर सकता है सस्टेनेबली विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, उसी को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। और ये ऑप्शन इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में है ना। याद रखिएगा, ये सततता जिसे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं उसके बारे में। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। इंडियन लॉजिक का ये क्वेश्चन है। इन इंडियन लॉजिक प्रमाण रेफर्स टू। बताइए, कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है, आसान प्रश्न है। प्रमाण किसे कहते हैं? पहला है द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन या निगमन प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग वैलिड नॉलेज या मान्य ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम। तीसरा ऑप्शन है द नेचर ऑफ द सोल, आत्मा का स्वरूप। या चौथा ऑप्शन है द रूल्स ऑफ डिबेट या वाद विवाद के नियम। प्रमाण हम किसे कहते हैं इन इंडियन लॉजिक? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं एक एक ऑप्शन डिस्कस करता हूं। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, डिडक्शन का जो प्रोसेस है ना, ये स्पेसिफिक मेथड होता है डिडक्शन, या डिडक्टिव मेथड इसे कहते हैं। ये रीजनिंग का एक मेथड है और इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। प्रमाण इसे नहीं कहते हैं। द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग वैलिड नॉलेज, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी। यानी कि वैलिड नॉलेज जो होता है, मान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसको प्राप्त करने का जो माध्यम होता है ना, वैलिड नॉलेज प्राप्त करने का जो साधन या माध्यम है, इसी को हम प्रमाण कहते हैं इंडियन लॉजिक में। और इंडियन लॉजिक में प्रमाण जो है ना, ये आप अलग अलग नाम से इसको जानते होंगे, इसका अलग अलग टाइप्स जानते होंगे। जैसे एक तो होता है प्रत्यक्ष, है ना, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। इसके अलावा अनुमान होता है, इसको हम इन्फरेंस के नाम से जानते हैं। उपमान होता है, कंपैरिजन। अर्थपति होता है, और एक होता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, मेरा हिंदी अगर गलत होगा तो पार्डन में। तो देखिए ये, और किसी चीज़ के ना होने से अगर आपको कोई नॉलेज, हाँ, वर्बल टेस्टिमनी होता है ना, एक वर्बल टेस्टिमनी होता है। तो ये अलग अलग टाइप के जो है इंडियन लॉजिक में प्रमाण के प्रकार हैं, है ना। परसेप्शन, प्रत्यक्ष से जो कुछ आप अपने इंद्रियों से, जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके माध्यम से अगर कोई ज्ञान आपको हो रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। अनुमान आप लगाते हैं अगर प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, तो उसको हम अनुमान कहते हैं ऑफकोर्स। उपमान, दो चीज़ों को कंपेयर करके आपके पास नॉलेज आ रहा है तो उसको कहते हैं। और वैसे ही वर्बल टेस्टिमनी, अनुपलब्धि और अर्थपति होता है। वर्बल टेस्टिमनी जो है, इसे हम वर्बल टेस्टिमनी किसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जो कि पहले से वेरीफाइड है, टेस्टेड है ना। तो वेरीफाइड और टेस्टेड नॉलेज को अब वो भी कैसा वेरिफिकेशन होना चाहिए? मान लीजिए कि कोई सेक्रेड टेक्स्ट है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है। अब गीता जी की जो नॉलेज है, इसको ये टेस्टेड है पहले से और ये सदियों से जो है चलता हुआ आ रहा है। तो ये अगर आपको जो है इसको कोट करना पड़े तो ये बिल्कुल वैलिड नॉलेज है। और वैसे ही अगर हम बात करें अर्थपति की, तो अर्थपति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि न्याय और मीमांसा स्कूल्स में काफ़ी देखा जाता है। और ये इम्प्लीकेशन या प्रिजम्पशन भी इसको हम कहते हैं, है ना। प्रिजम्पशन या इम्प्लीकेशन कहते हैं। और कोई भी अनएक्सप्रेस्ड फैक्टर के प्रेजेंस से इसको हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना कि किसी को आप दिन में खाते हुए नहीं देखते हो तो आप कहते हो ना हो ये रात में खाता होगा, है ना। तो नेसेसिटी के बेसिस पे आप इन्फ्लुएंस अगर कर रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं आपका अर्थपति, है ना। एग्जाम्पल के लिए कि किसी को अगर डे टाइम में आप देख रहे हो खाते हुए और इवनिंग में फास्ट करते हैं, तो आप इन्फर कर रहे हैं कि जो भी जिसको भी आप देख रहे हो ना, वो सिर्फ इवनिंग वो फास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि डे में आपने देख लिया उनको खाते हुए, है ना। तो इसमें वही अर्थपति में एक प्रीमाइस होता है, एक इन्फ्रेंस होता है। और अनुपलब्धि मतलब किसी चीज़ के ना होने से अगर कोई ज्ञान हो रहा है आपको, तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा, द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग वैलिड नॉलेज। अब वेस्टर्न लॉजिक का क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सिलोजिज्म अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड इफ। बताइए, अरस्तु के तर्क में एक निगमनात्मक तर्क मान्य कब होता है? पहला है द प्रीमाइसेस आर ट्रू,
यानी पूर्व धारणाएं अगर सत्य हैं तो। दूसरा ऑप्शन द कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज द प्रेमाइसेस, यानी निष्कर्ष पूर्व धारणाओं से आवश्यक रूप से निकाला गया है। तीसरा ऑप्शन है द आर्गुमेंट इज प्रेजेंटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी तर्क प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। और चौथा ऑप्शन है ऑल प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन आर एम्पिरिकली वेरीफाइड, यानी सभी पूर्व धारणाएं और निष्कर्ष अनुभवजन्य रूप से सत्यापित हैं। तो बताइए इसमें जो है कौन सा सही उत्तर होगा? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है एरिस्टोटल सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग एक डिडक्टिव आर्गुमेंट है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो प्रीमाइसेस कह रहा है कि अगर ट्रू होगा तो क्या डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड होता है? द प्रीमाइसेस अगर ट्रू होगा ना तो ये नेसेसरी होता है आर्गुमेंट को साउंड करने के लिए, आर्गुमेंट साउंड करने के लिए, है ना। साउंड आर्गुमेंट अलग चीज होता है और वैलिडिटी अलग चीज होती है। वैलिडिटी जो है डिपेंड करती है लॉजिकल कनेक्शन पे, है ना। लॉजिक क्या है और साउंड आर्गुमेंट कंटेंट के ऊपर। मैंने पहले से ही आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, है ना। आपको बैच में भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया कि साउंड आर्गुमेंट क्या होता है और आप जो है लॉजिकल आर्गुमेंट में साउंड आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रीमाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ट्रूथ है कि नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता है। डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड तब होगा जब वो कनेक्शन वैलिड होगा, लॉजिकल कनेक्शन, अंदर का कंटेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये नहीं होगा। द कंक्लूजन नेसेसरीली फॉलोज द प्रीमाइसेस, है ना। तो देखिए अगर डिडक्टिव आर्गुमेंट को वैलिड होना है तो कंक्लूजन को फॉलो करना ही होगा लॉजिकली और नेसेसरली प्रीमाइसेस से, तभी तो लॉजिक सही होगा, तभी तो वो वैलिड होगा। तो इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, निष्कर्ष पूर्व धारणाओं से आवश्यक रूप से निकाला गया है। तीसरा ऑप्शन है द आर्गुमेंट इज प्रेजेंटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना ये एक रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है वैलिडिटी के लिए, और खासतौर से एरिस्टोटल सिलोजिज्म में तो ये नहीं होगा। और ऑल प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर एम्पिरिकली वेरीफाइड, तो एम्पेरिकल वेरिफिकेशन जो है ना ये रेलेवेंट नहीं होता है वैलिडिटी के लिए एक डिडक्टिव आर्गुमेंट में, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। अब हम बढ़ते हैं इसके 9वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न रिसर्च एप्टीट्यूड से है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्राउंडेड थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंडेड थ्योरी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है टेस्टिंग अ थ्योरी विद क्वांटिटेटिव डेटा, यानी मात्रात्मक डेटा के साथ एक सिद्धांत का परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है डेवलपिंग अ थ्योरी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डेटा, यानी व्यवस्थित रूप से एकत्रित डेटा के आधार पर एक सिद्धांत विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा टू वैलिडेट अ हाइपोथेसिस, यानी एक परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करना। या फिर चौथा ऑप्शन है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज, यानी पूर्व प्रचलित सिद्धांतों के बीच संबंध स्थापित करना। बताइए इनमें से कौन सा सबसे सही डिस्क्राइब कर रहा है ग्राउंडेड थ्योरी को, है ना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कैसे लगे ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते हुए सही लग रहा है कि नहीं, आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप हमसे शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप एक बहुत ही फोकस्ड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आपके लिए एक ग्रुप बनाया गया टेलीग्राम पर, लेकिन वो ग्रुप इनवाइट ओनली ग्रुप है। तो अगर आप सीरियस लर्नर हैं और अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ लर्नर्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कैसे हम क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि क्रैश कोर्स सिर्फ पेपर 1 का जो है अब हम लोग चला पाएंगे। देखिए पेपर 2 के क्रैश, मैम का तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब है, इसलिए पेपर 2 का क्रैश कोर्स मुझे नहीं लगता है कि वो कंप्लीट हो पाएगा, और इसलिए पेपर 1 का ही सिर्फ क्रैश कोर्स हम चलाएंगे। और अगर आपको पेपर 1 का क्रैश कोर्स लेना है तो अब मैं जो है अपने पर्सनल लेवल से ही आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये ऑफर एक दिलवा दूंगा 499 ओनली, यानी 500 रुपीज़ में जो है आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्रैश कोर्स में एनरोल कर जाइए। अगर आपके किसी दोस्त को लेना है या किसी को भी लेना है तो आप उनको बता दीजिए, मात्र 499 में हमारा ये क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं, 1 महीने के लिए चलेगा। और उसमें मैं वन शॉट आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलरेडी हमने 4 वन शॉट किए हैं और उसके बाद भी अलग से भी बहुत सारे क्लासेस और डिस्कशन सेशन आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, और आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 1-to-1 मुझसे आप जो है गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो यही है। और नंबर अगर आपको चाहिए कि कैसे आप एडमिशन लेंगे तो ये नंबर है 9015958713। ये नंबर है विनय सर का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और सर आपको रिवर्ट बैक कर देंगे और आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा ज्ञानस्थली का, और वहाँ से आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो ये तरीका रहेगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है टेस्टिंग अ थ्योरी विद क्वांटिटेटिव डेटा। क्या इसको हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं? देखिए टेस्ट, अगर आप थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं तो
आप जो है ना ये डिडक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिडक्टिव अप्रोच है ये, है ना, इसलिए ग्राउंडेड थ्योरी नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर दूसरा ऑप्शन है डेवलपिंग अ थ्योरी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डेटा, तो ग्राउंडेड थ्योरी का ही मतलब ही यही है कि आप डेवलप कर रहे हैं एक थ्योरी, अपना खुद का थ्योरी आप डेवलप कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप से एकत्रित डेटा के आधार पर एक सिद्धांत विकसित कर रहे हैं आप। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है ये, जहाँ पर थ्योरी डेवलप किया जाता है इंडक्टिवली, है ना, इंड्यूस करके, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके आधार पर आप ये थ्योरी डेवलप करते हैं, डेटा कलेक्ट जो आपने किया उसके आधार पर, और ये ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के माध्यम से, अवलोकन और साथ ही साथ साक्षात्कार के माध्यम से ये किया जाता है। इसमें आप प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते हैं, है ना, इसलिए बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा के बारे में बात करें हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए, तो ये कभी भी हिस्टोरिकल डेटा पे ग्राउंडेड थ्योरी रिलाई नहीं करता है, बल्कि नया डेटा पे होता है। और रिलेशनशिप प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज के बीच में आप अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी कभी भी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के बारे में बात नहीं करता है, वो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज के, बल्कि एक नया थ्योरी बनाने के बारे में बात करता है, न्यू थ्योरी। और ग्राउंडेड से नाम ही समझ लीजिए ना, ग्राउंड से स्टार्ट करना है, वापस से स्टार्ट करना है, जमीन से स्टार्ट करना है आपको, यानी आप नया कुछ बिल्ड करेंगे जो भी आपके पास डेटा है उसके आधार पर, फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड। तो इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कॉमेंट सेक्शन में दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर, और आई होप कि आज का ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आप जो है एंजॉय कर रहे हो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और डिसिप्लिन से बिल्कुल ही डेली जुड़ा करिए। 12:15 की आपकी ये क्लास होती है, 12:15 पे दोपहर में, और मंडे टू सैटरडे चलता है, संडे एक ऑफ होता है ना। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का अगला हमारा जो प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स टू एड्रेस विच इन्वायरमेंटल इशू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या को संबोधित करने का प्रयास करता है? पहला ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन या वनों की कटाई, दूसरा ऑप्शन है एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन परत का ह्रास, और चौथा ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम किसको एड्रेस करना था? बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार किया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 का हर एक जो लर्नर हैं, जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका सही आंसर मैं चाहता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में, और फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करें ना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फोकस कभी भी वनों की कटाई से रिलेटेड कुछ नहीं था, है ना। इसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया था, और अलग अलग जो है यहाँ पर एग्रीमेंट्स थे, जैसे रेड प्लस करके एक था, वो वनों की कटाई से जो है उसका जो है मतलब था, है ना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब था REDD प्लस। तो ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन से भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कोई मतलब नहीं था। एयर पोल्यूशन ओजोन डिप्लीशन के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करता है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का टारगेट ओजोन लेयर प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली उसके ऊपर था, है ना। तो इसलिए सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत का क्षरण हो रहा था, और उसी को रोकने के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन है, इनको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किया गया था। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स या समिट्स के बारे में बात करें तो। और मेनली इसका टारगेट डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि हम फेज आउट कर सकें, यानी कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके जो है इन सब्सटेंसेस का यूज़ जो है हम कम करें और फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, और ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा सकें। ओजोन लेयर, ओजोन परत में जो पतलापन आ रहा था, उसका जो ये ओजोन परत था, ये बिल्कुल थिनिंग हो रहा था इसमें, उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकें, उस थिनिंग को। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में इसके बारे में बात किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ना, क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट। तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में बात हुआ है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, और मैं आशा करता हूं कि आज जो है मैंने आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें एक्सप्लेन अच्छे से कर पाया हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आप पूछ सकते हैं, कोई आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा, या मैं भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये सारे आंसर की मैंने दे दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाता है, ज्ञानास्थली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाता है। बाकी फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो पेपर 1 का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, और जो नंबर है 9015958713, और जो प्राइस रखा गया है वो मात्र 499 रखा गया है। अगर इतने से कम में और कोई दे दे क्रैश कोर्स तो बताइए, 2-2 हज़ार का लोग मॉक टेस्ट चला रहे हैं, है ना। तो आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप लोग ज्वाइन करिए, और वहाँ पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा, और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा पर्सनल लेवल पे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।